बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल फिज़िक्स पेपर वन मल्टीपल चॉइस पेपर। कोर्स कोड इज़ 5054 वर्जन 2 पेपर वन अक्टूबर नवंबर 2013। ओके स्टूडेंट्स, हम इस पेपर में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी और कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। तो वो जो सोल्यूशन है वो आपको इस वीडियो के एंड पे मिलेंगे। ठीक है, आपको मैं प्रोसीजर साथ साथ बताता जाऊंगा, वो आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी कॉपी पर, लेकिन उनका जो सोल्यूशन है रिटन फॉर्म में वो इस वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएंगे। तो जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं इस पेपर में वो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 11, 12, 18, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 28, 29 एंड क्वेश्चन नंबर 31। ओके, जो सब क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन देखते हैं और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनके सॉल्यूशंस रिटन फॉर्म में आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, a length of copper pipe of uniform cross section and several meters long carries water to a tap. Measurements are taken to determine accurately the volume of copper in the pipe. Which instruments are used? अच्छा, इस क्वेश्चन में जो हिंट है एक तो ये है कि सेवरल मीटर्स लॉन्ग है। सेवरल मीटर्स जहाँ भी लेंथ आएगी उसके लिए टेप यूज़ करनी होती है। तो अगर आप टेप चेक करें यहाँ पर तो टेप की ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। ठीक है, अब आपने 2 सेंटीमीटर्स का डायमीटर जो है वो मेजर करना है। जो डायमीटर मेजर करना है ये सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, ये एक राउंड ऑब्जेक्ट है। राउंड ऑब्जेक्ट के लिए हम रूल यूज़ नहीं करते हैं, राउंड ऑब्जेक्ट के लिए कैलिपर यूज़ करते हैं या माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेवरल मीटर्स लेंथ के लिए टेप यूज़ करें और कर्व्ड जो राउंड ऑब्जेक्ट है उसके लिए कैलिपर यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, an object moves from P to Q in 10 seconds with uniform acceleration. Velocity at P is 5 meter per second, velocity at Q is 12 meter per second. What is the acceleration? Okay, we know that acceleration is rate of change of velocity. चेंज ऑफ वेलोसिटी देख लें, वेलोसिटी 2 पॉइंट्स पे गिवन है, Q पर गिवन है 12 मीटर पर सेकंड, P पर गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। इनका चेंज निकाल लीजिए डेल्टा V। तो डेल्टा V विल बी 12 माइनस 5, 7 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज़ 7 मीटर्स पर सेकंड। और टाइम देख लें, ये चेंज कितने टाइम में हो रहा है, तो टाइम इज़ 10 सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इज़ द एक्सेलरेशन। तो 7 meters per second divided by 10, so the acceleration is 0.7 meters per second square. Question number 2, option B, 0.7 meters per second square. Question number 3 देखते हैं। The graph shows how the height of an object above the ground changes with time. What is the terminal velocity? अच्छा, ये जो ग्राफ है ये है हाइट वर्सेस टाइम। हाइट जो है वो मीटर्स में है, दैट मीन्स ये ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। ठीक है, हाइट अबव द ग्राउंड ये भी हाइट है, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो उसको भी मीटर्स में लेते हैं, हाइट अबव द ग्राउंड जो है उसको भी मीटर्स में लेते हैं। तो इनफैक्ट ये डिस्टेंस ही है, इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस अबव द ग्राउंड। तो इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड टाइम में जो ग्राफ है वो टर्मिनल वेलोसिटी कब जो है वो मिलती है,
उसकी कंडीशन क्या है टर्मिनल वेलोसिटी की? टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन ये है कि जब ये स्लोप है, आप इसका स्लोप फाइंड कर लें और ये स्लोप जो है इसका कांस्टेंट होना चाहिए. द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम शुड बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी. वो जो कांस्टेंट स्लोप है दैट इज़ द कंडीशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी. तो इसका स्लोप फाइंड कर लीजिए. स्लोप फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए वर्टिकल एक्सिस में और दो ही वैल्यूज़ चाहिए हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस में. तो एक वैल्यू आप ले लीजिए टाइम t इज़ इक्वल टू 1.5. t इज़ इक्वल टू 1.5 पे ग्राफ पे देखें तो हाइट हमें 2 नज़र आ रही है, 2 मीटर. दूसरी आप वैल्यू ले लीजिए टाइम t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड. 2 सेकेंड पर आप हाइट चेक कीजिए, हाइट इज़ 1 मीटर. ओके, स्लोप क्या होता है? चेंज इन हाइट ओवर चेंज इन टाइम. तो जो स्लोप है, अगर आप स्लोप फाइंड करना चाहेंगे तो चेंज इन हाइट, जो वर्टिकल चेंज इन वर्टिकल डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स. तो जो चेंज है वर्टिकल में वो 1-2 है -1, और जो चेंज है हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम के अंदर वो 2 - 1.5 है, दैट इज़ 0.5 सेकेंड. तो स्लोप निकाल लीजिए. स्लोप इज़ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी. तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ऑप्शन डी देख लें. ऑप्शन डी इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अब यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है तो इससे क्या मुराद है? नेगेटिव स्लोप मींस कि जो डिस्टेंस हाइट है ये डिक्रीज़ हो रही है व्हेन टाइम इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, तो ये डाउनवर्ड स्लोप है. डाउनवर्ड स्लोप की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है. तो इट्स जस्ट ए डायरेक्शन कि जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है. ठीक है, या हाइट कम हो रही है व्हेन टाइम इज़ इंक्रीजिंग. तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. A skier of mass 80 kilogram accelerates down a slope at 2 meters per second square. The gravitational field strength is 10 Newton per kg. What is the weight of the skier and the resultant force on the skier? Okay, so we know that डेटा आपके पास है. मैस 80 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू गिवन है 10 न्यूटन पर किलोग्राम. वी नो दैट द वेट इज़ W इज़ इक्वल टू mg. तो m की वैल्यू पुट कर दें, g की वैल्यू पुट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वेट हमारे पास आ जाएगा 800 न्यूटन. इसी तरह से जो आपने फोर्स निकालना है तो फोर्स का फार्मूला F इज़ इक्वल टू ma. यू नो द वैल्यू ऑफ m, यू नो द वैल्यू ऑफ a. m की जगह पर 80 प्लेस करें, a की जगह पर 2 प्लेस करें, तो F इज़ 160 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट इज़ 160 न्यूटन. तो ये दोनों डेटा वैल्यूज़ देख लें. सो ऑप्शन सी, वेट इज़ 800 न्यूटन एंड रिजल्टेंट फोर्स N इज़ 160 न्यूटन. सो ऑप्शन सी इन क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Question number 5. The diagram shows an aeroplane turning in a horizontal circle at constant speed. In which direction is there a resultant force? आप ये एरोप्लेन में देखें तो ये इट इज़ टेकिंग द लेफ़्ट टर्न. ठीक है. अच्छा, जब भी सर्कुलर मूवमेंट होती है, चाहे वो क्लॉकवाइज मूवमेंट है सर्कल में, चाहे एंटी क्लॉकवाइज है, दो ही किस्म की मूवमेंट पॉसिबल है इन सर्कल. या क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हो सकती हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हो सकती हैं. दोनों मूवमेंट्स में, चाहे वो क्लॉकवाइज हैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज हैं, दोनों केसेस में डायरेक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है. अगर डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है दैट मीन्स इट इज़ ए काइंड ऑफ वेलोसिटी. तो कंटिन्यूस डायरेक्शन चेंज होने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट, फोर्स जो है वो इज़ रिक्वायर्ड, एंड दैट फोर्स इज़ ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये ज़हन में रख लें, हमेशा फोर्स जो है वो सेंटीपीटल फोर्स होती है, सेंटर सीकिंग फोर्स, एंड दैट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब यहाँ पे एरोप्लेन देखें तो एरोप्लेन जो है यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये काउंटर क्लॉकवाइज की तरफ ये मूव कर रहा है. ठीक है, टुवर्ड्स लेफ़्ट ये रोटेट करना चाह रहा है, टुवर्ड्स लेफ़्ट. तो यहाँ पर जो सेंटर सीकिंग फोर्स है वो D है. ठीक है, विच इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो इन दिस केस
Question number 5. Option D is the correct option. Question number 6. The weight of a cylinder on the moon is less than its weight on the earth. How do the gravitational field strength and the mass of the cylinder on the moon compare with their values on the earth? अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में एक पॉइंट आप हमेशा के लिए ज़हन में रखें कि जो मैस है वो चेंज नहीं होगा किसी भी बॉडी का, चाहे आप वो मैस ज़मीन में है या आप पहाड़ पे ले जाएं या आप एरोप्लेन में हैं, किसी और प्लैनेट में चले गए हैं, मून में हैं, किसी और जगह पे आप यूनिवर्स में चले गए हैं, तो मैस चेंज नहीं होता. इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी. ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर चेंज नहीं होता. अलबत्ता जो वेट है W इज इक्वल टू mg वो चेंज हो रहा होता है, एंड दैट वेट इज़ डिपेंड अपॉन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करती है. जैसे ज़मीन के केस में, अर्थ के केस में, अगर हम हाइट पे मूव करते हैं, माउंटेन्स पर जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है, जो हम हाइट पर जाएंगे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और स्पेस के करीब पहुँचने की वैल्यू इंतहाई कम हो जाएगी. यानी अगर हम एरोप्लेन में हैं और काफ़ी हाइट पे जा रहे हैं तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होगी. ओके, और W क्या है, वेट क्या है, W इज इक्वल टू mg. तो जितनी g की वैल्यू कम होती जाएगी उतनी वेट जो है वो कम होता जाएगा. ओके, अब हम मून की बात कर लेते हैं. तो मून में जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है इज़ लेस देन द अर्थ. तो अगर ये लेस है तो W इज इक्वल टू mg, और m की वैल्यू कांस्टेंट है, g इफ इट इज़ लेस देन वेट विल बी लेस. सो हमें वो आंसर ढूंढना है जिसके अंदर मैथ जो है वो सेम हो या कांस्टेंट हो और जो वेट है वो लेस हो. सो क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून पार्ट सी में देखें इज़ लेस एंड मैस ऑन द मून इज़ द सेम. ये ऑप्शन सी है. तो क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7. Two stretch springs X and Y are attached to one end of a meter rule as shown. A weight W is hung from the other end. A pivot is at the center of the rule. The weight is moved towards the pivot. How does the extension of each spring change? अच्छा, ये जो वेट है जो कि इस वक्त आप देखें तो मीटर रूल के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है, इसको हम अब रीलोकेट कर रहे हैं, इसको पिवट के पास लेके जा रहे हैं. जो हम पिवट के पास लेकर जाएंगे, व्हाट विल हैपन, जो वाई है उस पर कंप्रेशन ज़्यादा होता जाएगा. ठीक है, वाई पे अगर कंप्रेशन ज़्यादा होगा, अगर वेट हम पिवट की तरफ मूव कर रहे हैं तो कंप्रेशन से उसकी स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी वाई की, और एक्स जो है उसकी स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो एक्स पे जो है वो इफ़ेक्ट होगा एक्सपेंशन का, यानी एक्स पे स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी, एक्सपेंशन इफ़ेक्ट होगा, और वाई पे इफ़ेक्ट होगा कंप्रेशन का. कंप्रेशन के केस में एक्सटेंशन कम होती है. ठीक है, सो अब हमने ढूंढना है कि एक्सटेंशन, हमें वाई में वो देखनी है जहाँ पे एक्सटेंशन कम हो रही है, और एक्स में वो देखना है जहाँ पे एक्सटेंशन ज़्यादा हो रही है. जो एक्स में एक्सटेंशन ज़्यादा, और आप ऑप्शन सी देखें, स्प्रिंग एक्स में एक्सटेंशन इंक्रीज़ कर रही है और स्प्रिंग वाई में एक्सटेंशन डिक्रीज़ कर रही है. सो क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8. A piece of uniform cord is suspended freely from a horizontal pin. Which point is at its center of mass? सेंटर ऑफ मास के बारे में दो कॉन्सेप्ट्स हैं. वो ये हैं कि जो अगर बेस एरिया ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो लोअर होता है, इस बिलो द सेंटर. तो यहाँ पर देखें तो बेस एरिया जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि इस बेस एरिया इज़ द अमाउंट ऑफ बेस एरिया इज़ हाई एट द बॉटम. तो एट द बॉटम के ऊपर देखें तो पॉइंट सी नज़र आ रहा है आपको, तो सी शुड बी द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जो पॉइंट ए हैं ये टॉप पर हैं, ये सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकते, और बी भी टॉप पर है, यानी बी पॉइंट इज़ अबव द सेंटर, ये भी पॉसिबल नहीं है. क्योंकि बेस एरिया वाइड है, देन इन दिस केस ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ द ऑप्शन सी. सो क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question number 9. An extension load graph is plotted to show the result of increasing the load on a spring. Which point marks the limit of proportionality for this spring?
स्प्रिंग जो है वो दो तरह के रीजन्स में काम करता है। एक तो लीनियर रीजन है जहाँ पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है, वहाँ पर हमें एक यूनिफॉर्म लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। और दूसरा रीजन वो है जहाँ पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म रीजन है, वहाँ पर जो है हमें कर्व मिलेगी। तो अगर आप गौर करें तो बी वो पॉइंट है कि बी से पहले हमें लीनियर लाइन मिल रही है और आफ्टर बी हमें कर्व्ड शेप मिल रही है। सो पॉइंट बी, क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट बी इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर दिस स्प्रिंग। Question number 10. Two vessels S and T are filled to the same level with the same liquid. The area of the base of S is less than that of T. Which statement is correct? ओके, यहाँ पर टू वेसल्स हैं और सेम लिक्विड से जो है वो उनकी फिलिंग हुई है। अब सेम लिक्विड का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? सेम लिक्विड से ये है कि इनका जो डेंसिटी है दोनों लिक्विड्स की, दैट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर हमें डेप्थ भी सेम नज़र आ रही है। डेप्थ इज़ ऑल जो है वो, अगर आप दोनों लिक्विड की डेप्थ देखें दोनों वेसल्स में, तो डेप्थ भी सेम है, इनकी डेंसिटीज़ भी सेम है। और प्रेशर का फार्मूला होता है, प्रेशर का फार्मूला लिख लीजिए, डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ एंड इनटू डेप्थ ऑफ लिक्विड, दिस इज द प्रेशर। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रेशर, द फार्मूला ऑफ प्रेशर इज डेंसिटी मल्टीप्लाई विद ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ एंड मल्टीप्लाई विद डेप्थ ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो प्रेशर जो है इन केस ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर, ये तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर, जी पर और डेप्थ ऑफ लिक्विड पर। जी इज़ कांस्टेंट, तो जी को एक्सक्लूड कर दें। चूँकि ये सेम लिक्विड है एस और टी में, इसलिए डेंसिटी भी सेम है, डेंसिटी को भी एक्सक्लूड कर दें। अब डेप्थ ऑफ लिक्विड रह जाता है, तो डेप्थ ऑफ लिक्विड भी दोनों केसेस में सेम है, तो इसलिए एस और टी दोनों में जो है वो प्रेशर की वैल्यू सेम है। अब देखते हैं कि प्रेशर की वैल्यू किस ऑप्शन में सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ऑप्शन डी देखें, द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ एस इज़ द सेम एज द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ टी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. Four different liquids are poured into identical measuring cylinders. The diagram shows the depths of the liquid and their densities. Which liquid causes the largest pressure on the base of its measuring cylinder? तो यहाँ पे हमने अगेन प्रेशर ही फाइंड करना है। चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं और जी की वैल्यू कांस्टेंट है सबके केस में, अलबत्ता यहाँ पे डेंसिटीज डिफरेंट हैं और डेप्थ की वैल्यू डिफरेंट है। तो प्रेशर का फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई विद जी मल्टीप्लाई विद एच। जी कांस्टेंट है, उसको एक्सक्लूड कर दें और जो हर डेंसिटी गिवन है उसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखें, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज़ द डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद द हाइट दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो प्रेशर है उसकी वैल्यू 20 पास्कल। सेकंड केस में 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को 20 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें तो इस केस में प्रेशर की वैल्यू है 32 पास्कल। ऑप्शन सी में 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो कि डेंसिटी है उसको डेप्थ या हाइट 30 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज़ 36 पास्कल। और फोर्थ यानी डी ऑप्शन में 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो कि डेंसिटी है उसको हाइट या डेप्थ 40 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें, एंड द आंसर इज़ 28 पास्कल। सो ऑप्शन सी में जब हम 1.2 ग्राम को 30 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रेशर की वैल्यू आती है 36 पास्कल। सो हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रेशर ऑन द बेस इज़ इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 12. The conditions at the bottom and at the surface of a lake are given in the table. जो बॉटम ऑफ लेक है, दो पॉइंट्स हैं, एक बॉटम ऑफ लेक है और एक सरफेस ऑफ द लेक है। तो टेम्परेचर सेम है दोनों पॉइंट्स में।
अलबत्ता जो प्रेशर है वो वेरी कर रहा है। बॉटम ऑफ लेक पर प्रेशर 500 किलो पास्कल है और सरफेस ऑफ लेक पर प्रेशर 100 किलो पास्कल है। Okay, a bubble of volume 1 centimeter cube forms at the bottom of the lake. What is the volume of the bubble as it reaches the surface? ओके तो यहाँ पे बॉयल्स जो लॉ है वो एप्लीकेबल है। तो बॉयल्स लॉ होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो जो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ हैं वो आप बॉटम ऑफ द लेक पर ले लें। तो इनिशियल प्रेशर है 500 किलो पास्कल, उसको PB का नाम दे दें, प्रेशर एट द बॉटम। इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसको इनिशियल वॉल्यूम VB का नाम दे दें, वॉल्यूम एट द बॉटम 1 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल प्रेशर इज़ गिवन एज 100 kPa, तो उसको आप प्रेशर एट द टॉप कह दें 100 kPa, और वॉल्यूम ऑफ द टॉप VT, ये हमें फाइंड करना है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और PB VB इज इक्वल टू PT VT। हमें VT फाइंड करना है तो VT शुड बी इक्वल टू PB VB ओवर PT। ठीक है, तो जस्ट ये इक्वेशन है, मैनिपुलेट करें इस इक्वेशन के। 4 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स की वैल्यू हमको मालूम है, 4th इज़ अननोन, जो कि हमने वॉल्यूम एट द सरफेस फाइंड करनी है, फाइनल वॉल्यूम। तो वैल्यूज़ प्लग इन कर दें, 500 मल्टीप्लाई विद 1 ओवर 100, तो 500 किलो पास्कल मल्टीप्लाई विद 1 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 100 किलो पास्कल। So the final volume will be 5 centimeter cube. Option D. Question number 12, option D is the correct option. Question number 13. When exposed to light, a solar cell generates electrical energy. Two solar cells of equal area are tested. Each cell is exposed to sunlight of different brightness for the same time. Which statement could apply to the more efficient cell? अच्छा, मोर एफिशिएंट सेल वो होगा जो कि ज़्यादा आउटपुट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा फॉर, अगर दोनों सेल्स को हम इक्वल ब्राइटनेस में रखते हैं। ठीक है, तो इक्वल ब्राइटनेस में रखने में जो सा सेल ज़्यादा आउटपुट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो मोर एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट की रोशनी में आंसर्स देखते हैं। तो एफिशिएंट सेल के बारे में ऑप्शन ए देखें, इट जनरेट्स लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम लाइट ऑफ ग्रेटर ब्राइटनेस। ये तो लीस्ट एफिशिएंसी है, लाइट ऑफ ग्रेटर ब्राइटनेस है और जनरेशन हो रही है लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इट इज़ लीस्ट एफिशिएंट। ऑप्शन बी देखते हैं, इट जनरेट्स लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम लाइट ऑफ सेम ब्राइटनेस। ये भी लेस एफिशिएंट है, सेम ब्राइटनेस पर ये लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो एक्सक्लूड कर दें। ऑप्शन सी देखते हैं, इट जनरेट्स द सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम लाइट ऑफ ग्रेटर ब्राइटनेस। तो ये भी लेस एफिशिएंसी है कि ज़्यादा ब्राइटनेस की लाइट है और वो सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सी इज़ नॉट करेक्ट। डी को देखते हैं, इट जनरेट्स द सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम लाइट ऑफ लोअर ब्राइटनेस। यस, लोअर ब्राइटनेस है यानी इनपुट कंपैरेटिवली लो है, लेकिन जो आउटपुट है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जनरेशन है वो हायर है। तो एफिशिएंसी इनफैक्ट क्या होता है, एफिशिएंसी इज आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई विथ 100, अगर परसेंटेज एफिशिएंसी लेनी है। जितनी इनपुट एनर्जी ज़्यादा आउटपुट में कन्वर्ट होगी उतनी ज़्यादा सिस्टम की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन डी 13 क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 14. The diagram shows the path of a diver after leaving a platform and before entering the water in a swimming pool. Okay, the gravitational potential energy of the diver is 0 when he is at the surface of the water. Okay, which statement about the diver's energy along the path is correct? अच्छा, ये प्लेटफॉर्म पे देखें तो प्लेटफॉर्म पे इसके पास सिर्फ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जब इसने डाइव करना है तो ये थोड़ा सा राइज कर रहा है एयर में, तो जब एयर में ये राइज कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लेटफॉर्म की निस्बत इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, और चूँकि ये मोशन में भी है तो इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और इसकी जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी
दोबारा सुन लीजिए, जब ये डाइव करने के दौरान मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और उस मैक्सिमम पॉइंट पर जो डॉटेड लाइन में आपको मैक्सिमम पॉइंट नज़र आ रहा है वहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और फिर ये इसका पाथ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फॉल करना शुरू करेगा टुवर्ड्स द वाटर। जब ये फॉल करना शुरू करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी इन काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, पॉइंट एक्स पे क्या होगा, पॉइंट एक्स में इसकी जो है एनर्जी उतनी होगी पोटेंशियल जो प्लेटफॉर्म पर है, और जब ये नीचे आना शुरू हो जाएगा तो इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी और सरफेस ऑफ वाटर पर सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के जो है लाइट में हम देखते हैं सारे ऑप्शंस। सो क्वेश्चन नंबर है ये 14। फर्स्ट ऑप्शन है एट पॉइंट एक्स he has only gravitational potential energy। नहीं, यहाँ पॉइंट एक्स में उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि ये इसने पहले राइज़ किया है, राइज़ होने के बाद ये जब राइज़ हुआ है तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, और वहाँ से जब ये नीचे है तो एक्स पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, और जितनी कम हुई है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। इसके पास एक्स पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी है जो कि प्लेटफॉर्म के इक्वल है, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है चूँकि ये हाइट से वापस आ रहा है। एट पॉइंट एक्स ही हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी, नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि ये भी स्टिल वाटर से अबव है, जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। हिज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज मोर दैन हिज काइनेटिक एनर्जी, ये हमेशा ज़्यादा नहीं होगी, ये कन्वर्टेबल हैं। अगर मैक्सिमम हाइट पर है तो मैक्सिमम हाइट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, अगर हाइट सेंटर में है तो फिर 50% काइनेटिक एनर्जी होगी, 50% पोटेंशियल एनर्जी, और अगर ये बिल्कुल बॉटम पे पहुंच रहा है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी और सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ऑप्शन डी देखते हैं। द सम ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। यस, जैसे अब हाइट है, अगर मैक्सिमम हाइट पर है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, और अगर सेंटर पे है तो दो पोटेंशियल एनर्जी भी 50% है और काइनेटिक एनर्जी भी 50% है, तो उन दोनों का सम जो है वो सेम हो जाएगा जो हाइट पर है। इसी तरह अगर ये बॉटम पे आता है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस पूरे पाथ के अंदर द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू। सो क्वेश्चन नंबर 14, option D is the correct option. Question number 15. A saucepan is used to heat some water. How is heat transferred through the aluminium pan and through the plastic handle? अच्छा, जो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। उन दो मटेरियल्स में जो हीट है वो किस तरह से फ़्लो करती है। एक तो एलुमिनियम मटेरियल की बात की गई है। एलुमिनियम के बारे में आप समझ लें, एलुमिनियम अलॉन्ग विद अदर जो कंडक्टर्स हैं लाइक कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये जितने मटेरियल्स हैं जो कंडक्टर्स हैं, इनमें जो हीट फ़्लो होती है ड्यू टू टू फैक्टर्स। जो मेन फैक्टर है वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी है, जो थर्मल जो ज़्यादा हॉट एरिया है वहाँ से थर्मल एनर्जी पिक करते हैं, और जो कोल्ड एरिया है वहाँ पर सप्लाई करते हैं। सप्लाई कैसे करते हैं? जब वो जाकर वहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर वन न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेंगे कोल्ड एरिया में, तो अपनी एनर्जी वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और दूसरा, इनके अंदर जो है वो एटॉमिक जो न्यूक्लियस की वाइब्रेशंस है वो भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ पर दो तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इन केस ऑफ कंडक्टर। जबकि जो प्लास्टिक मटेरियल है, जो इंसुलेटर्स हैं लाइक रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, यहाँ पर एनर्जी सिर्फ जो है वो जो वाइब्रेशंस हैं, एटॉमिक वाइब्रेशंस या न्यूक्लियस की जो वाइब्रेशंस हैं, सिर्फ उन्हीं से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है वाइब्रेशंस की वजह से, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक बुनियादी फ़र्क है। अब इस डिफरेंस की रोशनी में आप जो है वो ऑप्शंस देखें। तो पहला ऑप्शन देखते हैं,
जिसमें फर्स्ट ऑप्शन देखता हूँ मैं, कॉलम 1 को देख रहा हूँ ए ऑप्शन में, द मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, ये ठीक है, यहाँ तक इस ऑप्शन का ए यहाँ तक ठीक है। लेकिन सेकंड कॉलम देखते हैं प्लास्टिक में, इट्स मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द वाइब्रेशन नहीं, जो प्लास्टिक है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लिहाजा ऑप्शन है इज इनकरेक्ट। प्लास्टिक जो बॉडी है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते प्लास्टिक मटेरियल में, ये इंसुलेटर्स हैं। ऑप्शन बी देखते हैं, द मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, ये इट इज़ करेक्ट, क्योंकि इन जो एलुमिनियम है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है जो कि हॉटर एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ है, और वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स या न्यूक्लियस भी है। ओके, तो सेकंड कॉलम देखते हैं, द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली, यस। तो जो इंसुलेटर मटेरियल है उसके अंदर सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस है या वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो इन दिस केस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी कि जो कंडक्टर मटेरियल हैं उसके अंदर मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वाइब्रेशन ऑफ एटम्स हैं या उनके न्यूक्लियस, उनकी वाइब्रेशन होती है, जबकि जो इंसुलेटर्स हैं उनके अंदर सिर्फ वाइब्रेशंस हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स या न्यूक्लियस की। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, a silver cup is filled with boiling water from a kettle. A man touches the outside surface of the cup and finds it is extremely hot. Why is the surface so hot? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। भी सिल्वर है ये जिसको चांदी कहते हैं, ठीक है, गोल्ड जिसको सोना कहते हैं, ठीक है, आयरन जिसे लोहा कहते हैं, ठीक है, स्टील भी जो है ना ये आयरन ही की एक जो है वो एडवांस्ड शक्ल है। इसके अलावा एलुमिनियम होते हैं, ठीक है, एलुमिनियम इज़ ऑल्सो ए कंडक्टर मेटल है। जितने भी मेटल्स हैं वो जेन में रख लीजिए कि दे आर वो जो है ना वो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो हीट बहुत जल्दी से जो है वो ट्रांसफ़र कर जाती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिल्वर इज़ एन एक्सेलेंट कंडक्टर, सिल्वर बहुत अच्छी क्वालिटी का कंडक्टर है, तो ये हीट को जो है वो बड़ी फास्ट मूव कर देगा फ्रॉम हॉटर रीजन टू cold region due to the movement of the free electrons and due to the movement of vibration of its atoms. Okay, इस कॉन्सेप्ट की रोशनी में देखते हैं आंसर्स। ऑप्शन ए देखते हैं, कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन द बॉइलिंग वाटर। कन्वेक्शन उस वक्त होती है जब हीटिंग हम बॉटम से सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ बॉटम से तो हीट सप्लाई नहीं हो रही, यहाँ तो हम जो टी है उसको हम पोर कर रहे हैं हम कप के अंदर, तो इधर कन्वेक्शन नहीं हो रही, ठीक है। कन्वेक्शन जब ये इसको वाटर को हम बॉयल कर रहे थे कैटल के अंदर, उस बॉयलिंग प्रोसेस में कन्वेक्शन हो रही थी कि हीट सप्लाई हो रही है कैटल की बेस पर, और कैटल की बेस जो है वहाँ से जो हॉट वाटर है वो राइज कर रहा है, और टॉप से जो कोल्ड वाटर है वो जो है वो बॉटम की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, तो इस तरह एक कन्वेक्शन करंट फ्लो होता है विद इन द कैटल। लेकिन जब आप कप में वाटर पोर करते हैं तो वहाँ पे तो कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए ए इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यस ऑफ कोर्स सिल्वर इज़ एन एक्सेलेंट कंडक्टर, एंड ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 16, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द टेम्परेचर शोन बाय मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर इंक्रीजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉन्स्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं कौन सी है। यहाँ पर 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, डेंसिटी है, इंटरनल एनर्जी है ऑफ द मर्करी, मास ऑफ द मर्करी है, वॉल्यूम ऑफ द मर्करी है। रिमेंबर वन थिंग, ओनली मास इज़ द कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मास के अलावा जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं जैसे डेंसिटी है, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज़ नॉट कांस्टेंट, सो डेंसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट। प्रेशर चेंज कर दें वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये नॉन वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह इंटरनल एनर्जी ऑफ द मर्करी है, अगर आप थर्मल एनर्जी सप्लाइड करते हैं, इसको हीट एनर्जी देते हैं, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ये भी कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ओनली फिजिकल क्वांटिटी हमेशा याद रखें, इट इज़ द मास, अमाउंट ऑफ मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर नेवर चेंजेस इन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो द मास ऑफ द मर्करी। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन सी। Question number 18,
Different amounts of energies are supplied to copper blocks of different masses. Which block experiences the greatest temperature change? ओके, टेम्परेचर चेंज का फार्मूला हमारे पास होता है टेम्परेचर चेंज इज़ इक्वल टू एनर्जी ओवर एनर्जी डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट. ठीक है, ये फार्मूला ज़हन में रखें. फिर सुन लीजिए, चेंज इन टेम्परेचर इज़ इक्वल टू एनर्जी ओवर मास ओवर स्पेसिफिक हीट. अब यहाँ पर चारों ऑप्शंस में जो कि कॉपर ब्लॉक है तो चारों की स्पेसिफिक हीट सेम है, तो इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसको एक्सक्लूड कर दें इस फार्मूले से. तो आपके पास जो फाइनल फार्मूला रह जाएगा वो दैट विल बी change in temperature is equal to energy supplied over mass. ये फार्मूला क्योंकि सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर ऑल फोर ऑप्शन इज सेम फॉर कॉपर ब्लॉक्स. तो आपने क्या करना है कि हर ऑप्शन के लिए आप इस दोनों जो कॉलम्स में वैल्यूज़ हैं एनर्जी डिवाइड बाय मास किए जाएं और देखें कि हाईएस्ट जो चेंज इन टेम्परेचर आपको किस ऑप्शन के लिए मिलता है. तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए 200 ओवर 0.1 2000 डिग्री सेल्सियस. सेकंड ऑप्शन के लिए अगर हम एज्यूम करें कि जो चेंज इन टेम्परेचर वो डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है. ऑप्शन बी के लिए चेक कर लें 200 ओवर 0.2, तो ये 1000 आ जाएगा. ऑप्शन सी के लिए 600 ओवर 0.4 1500 आ जाएगा. ऑप्शन डी के लिए 400 ओवर 0.8, तो ये 500 की जो है वो वेरिएशन आ जाएगी चेंज इन टेम्परेचर. सो हाईएस्ट चेंज इन टेम्परेचर इज़ इन ऑप्शन ए. जब हम 200 एनर्जी सप्लाइड को डिवाइड करेंगे मास 0.1 से, तो जो चेंज इन टेम्परेचर में मिलेगा वो दैट विल बी 2000. सो ऑप्शन ए is the correct option in question number 18. Okay, now next question is question number 19. A fixed mass of gas is kept at constant pressure. Its temperature is raised. What happens to the volume of the gas and to its molecules? Okay, मैस जो है वो फिक्स्ड है. डेफिनेटली अमाउंट ऑफ मैटर ये है कि ना एंटर हो रही है ना लीव कर रही है, तो अमाउंट ऑफ मैटर इज़ फॉर अ गैस इज़ फिक्स्ड. और जहाँ पर प्रेशर भी जो है वो कांस्टेंट है. टेम्परेचर रेज़ किया जा रहा है, ठीक है. अगर टेम्परेचर रेज़ किया जाएगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर रेज़ होगा तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो यहाँ पर हम देखते हैं वॉल्यूम के कॉलम में. अब ये या तो बी ऑप्शन करेक्ट है या सी ऑप्शन करेक्ट है. तो टेम्परेचर रेज करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है. ओके, तो अब ऑप्शन अब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में आ जाए. अगर तो जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, तो उस केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको दे शुड मूव फर्दर अपार्ट. मॉलिक्यूल्स को फर्दर अपार्ट जो है वो मूव करना चाहिए. तो ऑप्शन सी इज़ दी correct option. Question number 20. Air is heated in a sealed container with constant volume. Why does the air pressure increases when the temperature increases? So constant volume है. constant volume में आप एयर को हीटअप कर रहे हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है. उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी और वो थर्मल एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी. तो व्हाट विल हैपन कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल कोलाइड मोर ऑफनली विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो कंटेनर्स की वॉल के साथ ज़्यादा कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, कोलिजन रेस बढ़ जाएंगे उनके, ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट की रोशनी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. पहला ऑप्शन देखते हैं द एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड. ये ऑप्शन रॉन्ग है, मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड नहीं होते. बी पार्ट देख लें द एयर मॉलिक्यूल्स बाउंसेस ऑफ ईच अदर मोर फ्रीक्वेंटली. सी पार्ट देखें, लेकिन बाउंस ऑफ करते हैं इसका प्रेशर से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है. प्रेशर वही है जब वो कंटेनर की वॉल पे जो है अपनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे. प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया.
तो मालिक्यूल्स की जो वॉल के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी मोर फ्रिक्वेंटली, उसका ताल्लुक प्रेशर के साथ है। सी पार्ट देखें, द एयर मालिक्यूल्स बाउंस ऑफ द वॉल्स मोर फ्रिक्वेंटली, यस। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, and in this case the force will increase as the air molecules bounce off the walls more frequently. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। जो 20 डी पार्ट है वो इनकरेक्ट है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इंक्रीजेज, टेम्परेचर राइज होने से मालिक्यूल्स इंक्रीज नहीं करते, तो डी रॉन्ग ऑप्शन है, ए रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द मोर एनर्जेटिक molecules in a liquid may escape from its top surface. What is this process called? ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये इवेपोरेशन प्रोसेस है। बॉइलिंग जो प्रोसेस होता है, बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर पूरे लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो सेम हो जाती है बॉइलिंग प्रोसेस में, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, ठीक है। और जो इवेपोरेशन प्रोसेस है, इसमें जो टॉप सरफेस पे लिक्विड हैं, वो टॉप सरफेस मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, बॉटम में वो होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और फिर टॉप से ही वो जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हुए या ओवरकम करते हुए वो स्पेस के अंदर मूव कर जाएं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। तो मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड मे एस्केप फ्रॉम इट्स टॉप सरफेस इन इवेपोरेशन, पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाएं। द डायग्राम शोज ए बॉल फ्लोटिंग इन ए टैंक ऑफ वाटर, विच डायग्राम शोज द मूवमेंट ऑफ द बॉल एज द वेव पासेज। अच्छा, आप वेव की मूवमेंट देखें तो वेव में आपको ट्रफ नज़र आ रहे हैं, क्रस्ट भी नज़र आ रहे हैं। पहले आप इनफैक्ट पहले क्रस्ट है, फिर ट्रफ है, फिर क्रस्ट है, तो इस तरह की मूवमेंट है, और बॉल जो है वो सरफेस में मौजूद है। तो जब ये बॉल उस वेव फॉर्म गुजरेगी, और जब वेव फॉर्म ये ट्रफ की तरफ जा रही होगी तो बॉल ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। जब ये वेव फॉर्म वापस जो है वो जब ये वेव फॉर्म क्रेस्ट की तरफ यानी अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जा रही होगी तो बॉल भी इसके साथ अप मूव करना शुरू कर देगा। और जब ये हाइट पे पहुंच जाएगी, क्रेस्ट की हाइट पे, उसके बाद जब ये डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू करेगी तो बॉल भी साथ डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू कर देगा, और फिर ये ट्रफ की यानी बॉटम हाइट पे पहुंच जाएगा। बॉटम हाइट के बाद फिर ये राइज करेगा और फिर ये अपवर्ड की टॉप पे चला जाएगा। तो ये क्रस्ट की टॉप पे जाएगा, फिर ये ट्रफ की बॉटम टॉप पे जाएगा। तो इस तरह की ये टू एंड फ्रो मोशन बॉल जो है वो करता रहेगा। तो अगर आप मोशंस देखें तो ए तो ये बॉटम और टॉप की मोशंस नहीं है, लिहाजा ए इज़ नॉट करेक्ट, बी भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं। सी जो है वो सरफेस के ऊपर सिर्फ मूवमेंट शो कर रहा है कि सरफेस के ऊपर जो है अपवर्ड है और फिर सरफेस तक ही रहती है। लेकिन अगर आप वेव्स को चेक करें तो वेव सरफेस से नीचे भी जा रही हैं, जब जो इसका ट्रफ है वो सरफेस से नीचे बन रहा है। इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी में जो सेंटर पॉइंट है वो सरफेस ऑफ द वाटर है। जब ये वेव अपवर्ड मूव करेगी क्रेस्ट की तरफ यानी क्रेस्ट की तरफ मूव करेगी तो ये बॉल भी अपवर्ड मूव करेगा। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगी तो बॉल भी साथ डाउनवर्ड मूव करेगा, और फिर ये ट्रफ की यानी बॉटम हाइट पे पहुंचेगी, और ये टू एंड फ्रो मोशन जो है वो इसकी अराउंड दी सेंटर पॉइंट यहाँ पे सरफेस ऑफ द वाटर है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, a ray of red light from a laser passes into a semi-circular glass block. What is shown at M? तो M पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर ग्लास ब्लॉक है, तो ग्लास ब्लॉक में रे ऑफ लाइट है जो कि स्ट्राइक कर रही है एयर ग्लास बाउंड्री को। उसके बाद ये जो एयर है ग्लास के अंदर ये एयर में रिफ्रैक्ट कर रही है, यानी एयर के अंदर मूव कर रही है। तो ये रिफ्रैक्शन है। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, इट इज़ ए रिफ्रैक्शन फिनोमिना। एक मीडियम से यानी दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। वो
एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड नॉट बी ज़ीरो, यानी वो नॉर्मल के पैरेलल रे नहीं होगी बल्कि नॉर्मल से कुछ एंगल बनाएगी और वो दूसरे मीडियम में जो है वो रिफ्रैक्ट करेगी। तो ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है। और रिफ्रैक्शन फिनोमेना में देखें, चूँकि ये रे ऑफ लाइट है, क्योंकि ये एयर के अंदर रिफ्रैक्ट कर रही है इसलिए इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है। क्योंकि एयर जो है वो लेस डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है, इसलिए ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो रिफ्रैक्शन हो रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका हाई है, ठीक है, और एयर जो है वो लेस डेंसर मीडियम। इसकी रोशनी में देखते हैं कि क्या इस कॉन्सेप्ट्स की नज़र में आंसर्स देखते हैं। डिस्पर्शन नहीं हो रही, डिस्पर्शन में तो एक वेव जो है वो सब वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे डिस्पर्शन इफेक्ट नहीं हो रहा। रेयर फैक्शन जो है वो साउंड वेव्स के अंदर है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में है। तो ये जो लाइट है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं है, ना ही ये तो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेयर फैक्शन का फिनोमेना नहीं होता। रिफ्लेक्शन के केस में लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए था सेम मीडियम में सेम एंगल पर, तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी नहीं कर रही बल्कि ये दूसरे मीडियम में मूव कर रही है। तो दूसरे मीडियम में अगर मूव कर दिया तो ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना है जो मैंने डिस्कस किया आपसे। तो क्वेश्चन नंबर है 23, ऑप्शन डी, रिफ्रैक्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, a ray of light strikes the surface of a glass block at an angle of incidence of 45 degree. The refractive index of the glass is 1.8. What is the angle of refraction inside the block? तो इसके लिए स्नेल्स लॉ है, और स्नेल्स लॉ याद रखें। स्नेल्स लॉ में n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, ये फार्मूला है, इसको ज़हन में रख लें। तो n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। सर इस फार्मूले में याद करने वाली ये चीज़ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एयर में होना चाहिए, यानी जो आई की वैल्यू है वो हमेशा एयर में होनी चाहिए। बस ये इस फार्मूले का मेन कॉन्सेप्ट, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो अब यहाँ पे देखें तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एयर का इंसिडेंस एंगल है 45 डिग्री है। तो आपने रिफ्लेक्शन निकालना है, तो रिफ्लेक्शन का फार्मूला बन जाएगा साइन आर इज इक्वल टू साइन आई ओवर एन। तो वैल्यूज पुट कर दें, साइन आई पे आ जाएगा साइन 45, एन पे आप 1.8 पुट कर दें, तो साइन आर शुड बी इक्वल टू 0.707 ओवर 1.8। यहाँ से साइन आर इसको सॉल्व कर लें, मैथमेटिकल एक रेशो है, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन आर इज इक्वल टू 0.393 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आपने आर की वैल्यू निकालनी है तो साइन इन्वर्स ले लें, साइन इन्वर्स 0.393 इज़ 23 डिग्री। तो 23 डिग्री इज़ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 25. Two campers are woken up in the middle of the night by a thunderstorm. Their tent is lit by a flash of lightning, and they hear the thunderclap 5 seconds later. The speed of sound is 340 meters per second. How far from the tent is from the lightning? तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 340 मीटर्स पर सेकेंड, टाइम इज़ गिवन 5 सेकेंड। तो स्पीड का फार्मूला लगा लें, स्पीड का और वेलोसिटी का फार्मूला लगा लीजिए। व्हाट इज़ वेलोसिटी और स्पीड? तो स्पीड इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का फार्मूला है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आपने डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस शुड बी स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। तो दोबारा सुन लीजिए, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। स्पीड गिवन है 340, टाइम की वैल्यू गिवन है 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो डिस्टेंस इज 1700 मीटर। ऑप्शन सी, 1700 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26. The sounds produced by two musical instruments are directed towards a microphone connected to an oscilloscope, that is cathode ray oscilloscope CRO. The waveform produced on the screen are as shown. अच्छा, ये दो वेवफॉर्म है, पहले इन दो वेवफॉर्म को समझ लेते हैं फिर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं।
तो इन दो वेवफॉर्म को समझने के लिए जब भी इस तरह की कोई कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म्स हैं तो आप उनके नंबर ऑफ़ या क्रेस्ट काउंट कर लें या नंबर ऑफ़ ट्रफ्स काउंट कर लें। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्रेस्ट टॉप जो है वो काउंट कर लेता हूँ। तो जो अपर वेव फॉर्म है उसके कितने क्रस्ट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जो लोअर वेव फॉर्म है उसके देखते हैं कितने क्रस्ट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ क्रस्ट दोनों में सेम है, अपर वेव फॉर्म में भी और लोअर वेव फॉर्म में भी। दैट मीन्स कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है दोनों वेव फॉर्म की, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है इनकी तो इनका जो वेवलेंथ है वो सिमिलर है। फ्रीक्वेंसी जो है इनकी सिमिलर है और इनकी जो वेवलेंथ है वो भी सिमिलर है। तो अब डिफरेंट प्रॉपर्टी कैसे प्रोड्यूस होगी, वो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि इस मेन फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंट सब फ्रीक्वेंसी के छोटे छोटे कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं। जो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये ओ लेवल के नहीं हैं, इससे आपके बियॉन्ड हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने लेवल पे क्रस्ट को चेक कर लें 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे देख लें 1 2 3 4 5 6 7। क्रस्ट अगर सेम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। अब फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंट सब फ्रीक्वेंसीज़ के कंपोनेंट्स शामिल हैं इसके अंदर, वो सब फ्रीक्वेंसी के जो कंपोनेंट शामिल हो रहे हैं उससे इसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ओवरऑल जो क्वालिटी चेंज होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है और इसकी स्पीड साउंड ट्रैवलिंग जो है वो स्पीड जो है वो सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है तो वेवलेंथ सेम होगी। अलबत्ता इसकी जो टिम्बर एंड क्वालिटी है, ठीक है, ड्यू टू दी शेप, देखिए वेव फॉर्म की शेप ज़रा आप डिफरेंट है, आप चेक कर लें, शेप इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो शेप के चेंज होने से जो क्वालिटी ऑफ द वॉइस है या जो टिम्बर है वो चेंज हो रही है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, विच मटीरियल इज़ बेस्ट फॉर मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। तो मटीरियल्स चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कॉपर इज़ नॉट ए मैग्नेटिक मटीरियल, आयरन यस आयरन इज़ ए मैग्नेटिक मटीरियल है, लेड इज़ नॉट ए मैग्नेटिक मटीरियल, प्लास्टिक इज़ नॉट ए मैग्नेटिक मटीरियल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ एक मटीरियल है जो आयरन, जो कि मैग्नेटिक स्क्रीनिंग जो कि एक मैग्नेटिक मटीरियल है। तो आयरन होता है, स्टील होता है, ये दो तो आप जेहन में होने चाहिए फ़ौरन आपके, आयरन एंड स्टील। तो कॉपर, लेड, प्लास्टिक और इवन एल्यूमिनियम इज़ नॉट मैग्नेटिक मटीरियल। तो क्वेश्चन नंबर 27 पार्ट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 28 में एन एमीटर इज़ यूज टू मेजर द करंट इन ए 300 ओहम रजिस्टर, द एमीटर इज़ शोन बिलो, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो यहाँ पर जो है मिली एम्पेयर करंट शो हुआ है 6 मिली एम्पेयर, आई की वैल्यू गिवन है, आई इज इक्वल टू 6 मिली एम्पेयर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 300 ओहम। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, वी इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ से, ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू पुट कर दें 6 मिली एम्पेयर। व्हाट इज़ मिली, मिली इज़ 10 टू रेज टू पावर -3, ठीक है, और 0.001 इट इज़ दिस इज़ 1 मिली। तो 6 मल्टीप्लाई विद 0.001 एंड मल्टीप्लाई विद 300, ये तीन वैल्यूज़ हैं। एक तो 6 है करंट के लिए, m जो है वो उसके सबस्क्रिप्ट के लिए 0.001, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर इसको v इक्वल टू आई आर वोल्टेज निकालना है तो r से मल्टीप्लाई करें 300 से, और आपके पास जो फाइनल वोल्टेज की वैल्यू आएगी दैट इज़ 1.8 वोल्ट। सो क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन बी 1.8 वोल्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाएं। द डायग्राम शोज ए सर्किट इन विच ऑल द स्विचेस आर ओपन, विच स्विच पोजीशंस गिव ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओहम बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई भी हमने 6 ओहम रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये जो इस वक्त कंडीशन आपके सामने नज़र आ रही है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि तीनों स्विच ओपन है, तीनों स्विच ओपन में जो आपके पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है यहाँ पर बिटवीन एक्स एंड वाई, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ठीक है। जहाँ पे स्विच ओपन होता है वहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो S1 पे भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, S2 पे भी। अगर इन दोनों पे इनफाइनाइट है तो 4.5 की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट प्लस 4.5 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो अगर तीनों स्विच ओपन है तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है।
ओके अगर हम एक स्विच क्लोज कर देते हैं, S1 क्लोज करते हैं, तो फिर ये 3 ओहम और प्लस 4.5 ओहम बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 7.5 ओहम। तो हमें 6 चाहिए, तो उसके लिए हमें S1 और S2 दोनों क्लोज करने होंगे। जब हम S1 और S2 क्लोज करेंगे तो 3 ओहम और 3 ओहम दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, अगर दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हों तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। तो S1 और S2 क्लोज करने से 3 ओहम इज़ नाउ इन पैरेलल विद 3 ओहम, तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 1.5 हो जाएगा। अब वो 1.5 जो ओहम रेजिस्टेंस है दैट इज़ इन सीरीज विद 4.5। तो इस तरह से जो रेजिस्टेंस होगा X और Y के दरमियान वो 1.5 प्लस 4.5 दैट इज़ 6 ओहम रेजिस्टर। ओके, इस कॉन्सेप्ट की रोशनी में हम ऑप्शंस देखते हैं। तो S1 क्लोज होना चाहिए, येस। S2 भी क्लोज होना चाहिए और S3 ओपन होना चाहिए। तो ये हमें ऑप्शन मिलती हैं, ऑप्शन बी। तो 29, क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन बी, S1 क्लोज S2 क्लोज। ये दोनों क्लोज इसलिए किए ताकि 3 ओहम और 3 ओहम पैरेलल में आ जाएं और हमें 1.5 इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाए। S3 हमने ओपन इसलिए किया ताकि इसका ये जो स्विच है इसका कोई इफेक्ट 4.5 पे ना हो, और 1.5 प्लस 4.5 करके हमें 6 ओहम मिल जाए। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, which is the current voltage graph of a filament lamp? फिलामेंट लैम्प जो है इसमें जब वोल्टेज राइज होगा तो करंट राइज करता है, लेकिन ये लीनियर राइज नहीं रहता। सर्टन पॉइंट के बाद जो है वो ये नॉन लीनियर राइज हो जाता है, यानी कि करंट कम राइज होता है एज़ कम्पेयर टू द वोल्टेज, ठीक है। तो अब ये सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें करंट की वैल्यू कम राइज हो रही है आफ्टर लीनियर रीजन के बाद। बी जो है वो टोटली लीनियर राइज है, बी तो रेजिस्टेंस का कर्व है, ठीक है। ये फिलामेंट लैम्प है, फिलामेंट लैम्प इज़ नॉट लाइक ए रेजिस्टेंस, क्योंकि फिलामेंट लैम्प जब ये इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है फिलामेंट लैम्प की, जब ये हॉटर होता है, जब इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये हॉट होना शुरू हो जाता है, इसकी ब्राइटनेस बढ़ती है और इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसमें से कम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए में देखें तो जो इसकी वोल्टेज बढ़ रही है, इसका इसका करंट बढ़ रहा है, इसके फिलामेंट हॉट हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से जो इसका करंट इसमें से पास कर इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। सी के अंदर जो आप देखें, सी इज़ रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि सी के अंदर तो करंट इंक्रीज़ करता हुआ दिखाया गया है, बल्कि एक्सपोनेंशियल राइज दिखाया गया है, सी इज़ रॉन्ग है। डी के अंदर जो है वो करंट कम होना शुरू हो गया है, ये भी जो है वो डाउनवर्ड आना शुरू हो गया मैक्सिमम के बाद, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 31. The diagram shows a circuit containing 5 resistors connected to a battery. In which resistor is the current is the smallest? ओके ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर करंट डिवाइड होता है, ये एक मेन कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा सिर्फ उधर ही करंट डिवाइड हो रहा होगा। अब करंट डिवाइड होगा किसी फार्मूले से, तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वहाँ पे करंट जो है वो कम फ्लो करेगा। हमें स्मॉलेस्ट करंट चाहिए, तो जो ए पॉइंट है इस पर तो मैक्सिमम करंट मिलेगा हमको, ठीक है। और जो डी पॉइंट है इसमें करंट हमें हाफ मिलेगा, क्योंकि हाफ 40 ओहम में से गुजरेगा और दूसरा हाफ 40 ओहम में से गुजरेगा। तो डी पे हाफ है और जो है वो ए पर भी हाफ है। अब आ जाते हैं ए और बी ऑप्शन में। तो बी जो है इसके अंदर करंट जो है वो 3/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू पास होगा, 3/4, यानी इसके अंदर 75% ऑफ द करंट फ्लो होगा। कैसे? इसका फार्मूला होता है करंट डिवीजन का, कि जो अपोजिट वैल्यू है, जैसे 30 ओम है तो 30 ओम को न्यूमरेटर में रख के, और जो सम करंट सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस हैं जैसे 10 + 30 उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो बी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 30 ओवर बी के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ उसके अंदर हाईएस्ट करंट है, ठीक है। तो दैट इज़ 30 ओवर 40, 30 ओवर 40।
तो ये 3/4 की रेशो है जिससे बी में फ़्लो होगा। ओके, सी के अंदर कैसे फ़्लो होगा? सी के अंदर जो है वो 1/4 की रेशो होगी। ठीक है, तो आप सी के अंदर जो फ़्लो हो रहा है वो 10/40 है। 10/40, 10 बी का और 40 टोटल। तो सी के अंदर ऑफ कोर्स कम फ़्लो होगा, 10/40 की रेशो है, यानी कि 1/4 की रेशो है, 25% ऑफ द मैक्सिमम है। तो इन शॉर्ट ए के अंदर मैक्सिमम करंट फ़्लो होगा, डी के अंदर हाफ ऑफ द मैक्सिमम फ़्लो होगा, बी के अंदर 75% ऑफ द मैक्सिमम फ़्लो होगा और सी के अंदर 25% ऑफ द मैक्सिमम फ़्लो होगा। तो स्मॉलेस्ट जो है वो सी के अंदर है, 25% ऑफ द मैक्सिमम। ओके, क्वेश्चन नंबर 32. The diagram shows a wire placed between two magnetic poles of equal strength. A current passes through the wire in the direction shown. The current causes a downward force on the wire. What is the movement? What is the arrangement of the magnetic poles? ये है question number 32. What is the arrangement of the magnetic poles? Okay. यहाँ पर जहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स मौजूद हैं और एक कंडक्टर मौजूद है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, यानी कंडक्टर मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर जो है फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल हम यूज़ करेंगे। फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी इन तीन वेरिएबल्स में अगर कोई भी से भी दो वेरिएबल गिवन है तो थर्ड वेरिएबल जो है वो फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल से आप फाइंड कर सकते हैं। अब फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल क्या है? थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का बताता है, तो यहाँ पर थंब जो है वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ डाउनवर्ड, तो थंब की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल से डाउनवर्ड है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कौन सा बता रहा है? मिडल फिंगर। तो मिडल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी और जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, और जो इंडेक्स फिंगर है वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मिडल फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर विल टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए और जो इंडेक्स फिंगर है उसकी आप डायरेक्शन देखिए। तो जो मैग्नीट्यूड जो है, जो इसकी डायरेक्शन है वो ऑप्शन ए है, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो जो इंडेक्स फिंगर है ये नॉर्थ की तरफ मूव करेगी फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल से। फिर समझ लें जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चूँकि डाउनवर्ड है फिगर में, तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और जो इंडेक्स फिंगर है, जो मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बता रही है, मिडल फिंगर। और ये तीनों जो फिंगर्स हैं आप 90 डिग्री पे प्लेस करेंगे, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री अवे होंगी, फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। और जो इंडेक्स फिंगर है वो दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर ये 34 है, 32 है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपको ऑप्शन ए में मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Okay, question number 33. The graph shows the output of an AC generator. The coil in the generator rotates 20 times in 1 second. The speed of rotation of the coil steadily increases. Which graph best shows the output changes? अच्छा, ये स्पीड ऑफ रोटेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो स्पीड ऑफ रोटेशन चेंज होने से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। एक ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, और एम्पलीट्यूड बढ़ने से जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ेगी। ये दो कॉन्सेप्ट हैं रोटेशन बढ़ाने से। तो अब यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है देखें, ओरिजिनल वेव फॉर्म का +1 है, तो जो फाइनल वेव फॉर्म है उसका एम्पलीट्यूड +2 होना चाहिए। ठीक है, और इसकी फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ करनी चाहिए। यहाँ पर अब एक जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है वो 0.05 में है और 0.10 में 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो ज़्यादा साइकिल कंप्लीट होने चाहिए। ओके, इन कॉन्सेप्ट्स की रोशनी में देखते हैं, ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ नहीं कर रहा, रॉन्ग ऑप्शन है, क्रॉस कर दें। एम्पलीट्यूड बी में, ऑप्शन बी के अंदर एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ नहीं कर रहा, रॉन्ग ऑप्शन है, क्रॉस कर दें। सी में आ जाएं, सी में देखें एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है, सी में एम्पलीट्यूड जो है वो 2 तक चला गया है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी वही है जो कि ऑप्शन ए की है, इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा, लिहाजा इसको भी क्रॉस कर दें। डी में आ जाएं,
डी में देखिए एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर चुका है, डी में एम्पलीट्यूड जो है वो वेव फॉर्म का +2 है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। अब पॉइंट 1 तक जो है वो कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 2.5 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। और ओरिजिनल में देखें तो ओरिजिनल में 1.25 और 1 के आसपास साइकिल है, या 1.25 आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस दी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी डी ऑप्शन के अंदर ट्वाइस हो चुकी है और एम्पलीट्यूड जो है वो भी ट्वाइस हो चुका है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी है। दोबारा इसको देख लें, इसका एम्पलीट्यूड भी राइज़ कर गया है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी राइज़ कर गई है क्योंकि रोटेशन की स्पीड इंक्रीज़ कर गई है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 34. There is a bright spot on the screen of a cathode ray oscilloscope. This is caused by fast moving particles. What are those particles? ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की बात हो रही है कि उसमें कौन से पार्टिकल्स मूव करते हैं। ओके, आपको बताया जा सकता है कौन से हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम सारे देख लें। ऑप्शन ए देख लें, अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स कभी भी यूज़ नहीं होंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो कभी भी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में यूज़ नहीं होगा, ये ऑप्शन ये नॉट पॉसिबल। बी इलेक्ट्रॉन्स, यस, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फिजिकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी में न्यूट्रॉन्स और ऑप्शन डी के अंदर प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फिजिकली मूव नहीं करते, दे आर बाउंड टू अ न्यूक्लियस, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था 34, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फिजिकली मूव करते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल भी मूव करते हैं फिजिकली, लेकिन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में यूज़ नहीं होते। सो क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाएं। ए थर्मिस्टर एंड ए लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, विच कंडीशंस गिव द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। लार्जेस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा? थर्मिस्टर के केस में हमें लार्जेस्ट रेजिस्टेंस मिलता है कोल्ड, ठीक है, थर्मिस्टर में जहाँ पे टेम्परेचर लीस्ट होगा कोल्ड एनवायरनमेंट में, वो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस देता है। और जो LDR है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, वहाँ पर हमें लार्जेस्ट रेजिस्टेंस मिलता है डार्कनेस में, अंधेरे में मिलता है हमें, ठीक है। तो हमें ढूंढना होगा कोल्ड कंडीशन और डार्क कंडीशन, ये हमें सर्च करनी है। तो इस ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन ए नज़र आ रही है, कोल्ड एंड डार्क। तो कोल्ड एंड डार्क इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 35 है। थर्मिस्टर इन कोल्ड इन्वायरमेंट गिव्स द लीस्ट रेजिस्टेंस, गिव्स द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, करंट लीस्ट होगा और रेजिस्टेंस जो है वो लार्जेस्ट होगी। और जो LDR है वो डार्कनेस के अंदर लार्जेस्ट रेजिस्टेंस देगा और ऑफ कोर्स करंट इसके अंदर लीस्ट होगी। दोनों लार्जेस्ट रेजिस्टेंस में मिलेंगे, थर्मिस्टर इन कोल्ड एंड LDR इन डार्कनेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36. The three types of radiation emitted by unstable nuclei are helium nuclei, short wavelength electromagnetic waves, and electrons. What are these three types of radiations? Okay, तो ये क्वेश्चन नंबर 36 है। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ की जो हमें बताई गई रेडिएशंस हैं। शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो तो गैमा रेज हैं, तो गैमा रेज जो हैं वो ऑप्शन ए में हैं या ऑप्शन बी में हैं, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स की बात आ गई है, तो इलेक्ट्रॉन्स बीटा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बीटा में आ गए, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हीलियम जो न्यूक्लियाई है वो अल्फ़ा है, ठीक है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस की जो रेडिएशंस हैं हीलियम न्यूक्लियाई की वो अल्फ़ा रेज हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो गैमा रेज होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बीटा होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37. विच रो इज़ करेक्ट फॉर न्यूक्लियर फिशन एंड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, फ्यूजन के बारे में समझ लें कि जो स्टार्स की फॉर्मेशन है या स्टार्स के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और या लाइट प्रोड्यूस होती है वो फ्यूजन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट तो स्टार के साथ है। अब आ जाते हैं फिशन की तरफ। तो फिशन इज़ ए प्रोसेस, उसमें जो लार्जर जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉलर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है।
तो फिशन के अंदर स्मॉलर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो लार्जर जो है वो स्मॉलर के अंदर कन्वर्ट होता है, और फ्यूजन प्रोसेस जो है वो सन के अंदर या स्टार्स के अंदर जो है वो एनर्जी और लाइट की प्रोडक्शन फिनोमेना में काम आता है। तो इस कॉन्सेप्ट की नज़र में जो है वो आंसर देखते हैं 37 का। फिशन प्रोसेस सी पार्ट में देखें, प्रोड्यूसेस स्मॉलर न्यूक्लियाई और इट इज़ द एनर्जी सोर्स ऑफ ए स्टार फ्यूजन के केस में। तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Okay, students, question number 38. Which graph shows how the count rate of radioactive isotopes varies with time? Count rate जो वेरी कर रहा है टाइम से, वो ये इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, लेकिन इन्वर्स रिलेशनशिप में याद रखें काउंट रेट कभी ज़ीरो नहीं होगा, लिहाजा बी इज़ नॉट पॉसिबल, सिर्फ ए ही पॉसिबल है, यही इन्वर्स रिलेशनशिप है ए की। सी और डी जो है ये दोनों जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। तो सी और डी तो डायरेक्ट हैं, ये तो इनकरेक्ट हैं, डी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि काउंट रेट ज़ीरो हो रहा है, और ए इज़ पॉसिबल, ठीक है। जो है वो ए इज़ पॉसिबल जो है यहाँ पर। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39. फॉर विच पर्पज़ इज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कार्बन यूज्ड? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। डेटिंग ऑफ एन एंशियंट बोन्स, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये कार्बन 14 इसी के लिए यूज़ होता है कि जो एंशियंट हड्डियाँ हैं या स्कल्स हैं, इनकी एज कितनी है, ठीक है, कितने हज़ारों साल या कितने सैकड़ों साल से ये हड्डियाँ या बोन्स मौजूद हैं। किसी भी स्पीशीज़ का जो स्ट्रक्चर है जो कि हज़ारों साल के बाद अगर उसकी एज फाइंड करनी है तो कार्बन 14 आइसोटोप जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन बी देख लेते हैं। फ्यूल फॉर ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में तो रेडियो एक्टिव फ्यूल यूज़ होता है, कार्बन 14 नॉट रेडियो एक्टिव, इनकरेक्ट है। किलिंग कैंसेरियस सेल, इसका ताल्लुक जो है वो गैमा रेज के साथ या एक्स रेज के साथ है, नॉट पॉसिबल। ऑपरेटिंग मोबाइल फ़ोन्स, ये भी पॉसिबल नहीं है, कार्बन 14 का ऑपरेशन और मोबाइल फ़ोन से कोई ताल्लुक नहीं। तो ऑप्शन ए, डेटिंग ऑफ एंशिएंट बोन्स, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40. इन न्यूक्लियस ऑफ फॉस्फोरस पी, जिसका एटॉमिक मास 32 है और उसका एटॉमिक नंबर 15 है, एमिट्स ए बीटा पार्टिकल टू फॉर्म ए न्यूक्लियस। व्हाट इज़ द न्यूक्लियन नंबर एंड व्हाट इज़ द प्रोटॉन नंबर ऑफ द न्यू न्यूक्लियस? अच्छा, इसमें जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो ज़हन में रखेंगे जो न्यूक्लियन नंबर है वो चेंज नहीं होगा, वो न्यूक्लियन नंबर वही रहेगा। तो अब अगर सारी ऑप्शंस में देखें तो न्यूक्लियन नंबर जो चेंज नहीं हो रहा वो है ही ऑप्शन डी, ठीक है, बाकी तो सारों में चेंज हो रहा है। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियन नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा, तो इस कॉन्सेप्ट से ही आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट भी है, वो भी ज़हन में रख लें। न्यूक्लियन नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियन नंबर में एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो कि वो एक प्रोटॉन जो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 16 हो गया है। पहले प्रोटॉन नंबर 15 था, लेकिन बीटा पार्टिकल की वजह से, एमिशन की वजह से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका प्रोटॉन नंबर एक बढ़ गया है, लेकिन न्यूक्लियर नंबर चेंज नहीं हो रहा, वो 32 है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, बल्कि दोनों ही मेन कॉन्सेप्ट है, दोनों ही ज़हन में रख लें। सो इन दिस केस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशंस दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था, ये सॉल्यूशन अटैच होंगे इस वीडियो के एंड पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो पॉइंट पी पर वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकंड, पॉइंट क्यू पर वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी है हमारे पास 12 - 5 7 मीटर्स पर सेकंड। टाइम गिवन है 10 सेकंड, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं डेल्टा वी ओवर टी 7/10, दैट इज़ 0.7 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ग्राफ में आप अगर ग्राफ पे देखें तो एट टाइम t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, जो डिस्टेंस है या जो हाइट है, डिस्टेंस द हाइट, ठीक है, वो 2 मीटर है। एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, हाइट और डिस्टेंस इज़ 1 मीटर। दीज वैल्यूज़ मैंने ग्राफ से ली हैं, ठीक है। यहाँ से आप डेल्टा t फाइंड कर लें, हाइस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू 2 - 1.5, दैट इज़ 0.5 सेकेंड। डेल्टा h या डेल्टा d, डेल्टा h भी हाइट है मीटर्स में, डिस्टेंस है, ठीक है, वो आप फाइंड कर लें। तो 2 पे जो है वो हाइट या डिस्टेंस 1 है, 1.5 पे 2 है, तो 1 - 2 जो है वो -1 आ जाएगा।
-1 को ये ना समझें कि ये डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव हो रहा है, माइनस इज जस्ट फॉर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन कि ये डायरेक्शन अब रिवर्स हो गई है, ठीक है। पहले अपवर्ड मूवमेंट कर रहा था तो अब ये डायरेक्शन रिवर्स हो गई, अब ये डाउनवर्ड मूवमेंट है। यहाँ से आप स्लोप निकालने, स्लोप इज डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी, तो डेल्टा डी की वैल्यू दे दें -1 और 0.5, तो स्लोप इज -2 मीटर्स पर सेकेंड। नेगेटिव हेयर मीन्स स्लोप और डिस्टेंस और हाइट जब ये डिक्रीज़ होगी तो टाइम जो है वो इंक्रीज़ करेगा, तो ये नेगेटिव स्लोप का कॉन्सेप्ट है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें स्लोप निकालना था, वो वैल्यू आ गई 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन शो करे, ये डाउनवर्ड स्लोप है, तो ऑप्शन डी है 2 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। मास इज गिवन 80 किलोग्राम, एक्सेलरेशन है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है 10 न्यूटन पर केजी और वेट है W = mg। वैल्यूज पुट करें, मास मल्टीप्लाई विद दी जी, तो 800 न्यूटन इज़ दी मास वेट आ जाएगा। और फोर्स निकालने के, नेट फोर्स निकालने के लिए F = m में फार्मूला है, m की जगह पर 80 kg और एक्सेलरेशन की जगह पर 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर पुट करें तो F की वैल्यू आ जाएगी 160 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में जो अंडर वाटर जो अंडर वाटर प्रेशर होता है उसका फार्मूला होता है रो जी एच। रो इज़ डेंसिटी, जी इज़ द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ एंड एच इज़ द डेप्थ, ठीक है, डेप्थ ऑफ द वाटर। तो जी तो कांस्टेंट है सारे ऑप्शंस के लिए, तो इसको एक्सक्लूड कर दें। कैलकुलेशन में क्या ज़रूरत है जी के हर कैलकुलेशन में डालने की। तो प्रेशर इज़ डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एच। तो डेंसिटीज़ को जो गिवन है और जो डेप्थ की वैल्यू जो गिवन है या जो हाइट की वैल्यू गिवन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ऑप्शन ए के लिए 20 पास्कल है, ऑप्शन बी के लिए 32 पास्कल, ऑप्शन सी के लिए 36 पास्कल है और ऑप्शन डी के लिए 28 पास्कल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हाईएस्ट जो हमें प्रेशर मिलेगा वो 36 पास्कल है इन ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर बॉटम ऑफ दी जो है बॉटम पे प्रेशर है दैट इज़ 500 किलो पास्कल, बॉटम में जो वॉल्यूम है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से टॉप पर प्रेशर गिवन है 100 किलो पास्कल और टॉप पर हमें वॉल्यूम चाहिए। 4 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स नोन है, 1 इज़ अननोन। जो रिलेशनशिप है वो सिंपल सी लीनियर रिलेशनशिप है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और यहाँ पर प्रेशर ऑफ बॉटम मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ बॉटम इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ टॉप मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ टॉप, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टॉप निकालना है तो PT को दूसरी साइड पर ले जाएं, वो डिवाइड हो जाएगा। PB इज़ 500, VB इज़ 1 और डिवाइड कर दें PT की वैल्यू से दैट इज़ 100, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें अगर डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहिए, डेल्टा टी, मैंने डेल्टा टी इज़ डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो इसका फार्मूला है एनर्जी ओवर मास ओवर स्पेसिफिक हीट। तो अब यहाँ पर इस फार्मूले में चूँकि ये चारों जो ऑप्शंस हैं वो कॉपर के लिए हैं, तो स्पेसिफिक हीट इज़ कांस्टेंट फॉर कॉपर, तो इसको आप फार्मूले से एक्सक्लूड कर दें। हमें हर कैलकुलेशन में सी की रखने की क्या ज़रूरत है जबकि चारों के चारों जो मटेरियल हैं वो कॉपर हैं, इसको एक्सक्लूड कर दें। तो फाइनल फार्मूला हमारे पास आ गया डेल्टा टी इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एम। हर ऑप्शन के लिए आपके पास एनर्जी भी मौजूद है और मास भी मौजूद है, तो एनर्जी और मास किए जाएं और चेक करेंगे किस ऑप्शन में आपको हाईएस्ट वैल्यू मिलती है। तो ऑप्शन ए के लिए 200 और 0.1, तो डेल्टा टी हमारे पास 2000 आ जाएगा। ऑप्शन बी के लिए 200 ओवर 0.2 1000, तो ऑप्शन बी के लिए 1000 है। ऑप्शन सी के लिए 1500 है इसी तरह से, और ऑप्शन डी के लिए हमारे पास 400 ओवर 0.8 दैट इज़ 500। तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में हमको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन टेम्परेचर मिलती है दैट इज़ 2000। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर इंसिडेंस एंगल गिवन है 45 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है 1.8। फार्मूला है स्नेल्स लॉ से n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो हमें n की वैल्यू भी मालूम है, हमें i की वैल्यू भी मालूम है, r हमने फाइंड करना है। 3 वेरिएबल्स का ये फार्मूला है, 2 नोन है, 1 अननोन है। इट्स वेरी सिंपल।
साइन आर जो है वो आप लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, एन को आप डिवाइड कर दें बाय साइन आई, तो साइन आर इज इक्वल टू साइन 45 और 1.8, दैट इज़ 0.707 और 1.8, तो साइन आर हमारे पास आ जाएगा 0.393। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालना है, वो साइन इन्वर्स लेना होगा हमें 0.393 का, तो रिफ्लेक्शन जो रिफ्रैक्शन एंगल है इसकी वैल्यू है 23 डिग्री। सो ये ऑप्शन ए बनता है 24 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में टाइम गिवन है, जितनी टाइम के बाद हमें साउंड सुनाई दिया है वो टाइम है 5 सेकंड का, और स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है 340। डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। स्पीड गिवन है 340, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें 1700 इज द डिस्टेंस। ऑप्शन सी है 25 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में रेजिस्टेंस गिवन है 300 ओम, और आई की वैल्यू जो मीटर में आपको शो हो रही है वो 6 मिली एम्पेयर्स की है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर। तो आई की वैल्यू है 6 मिली एम्पेयर। व्हाट इज़ मिली? मिली इज़ 0.001 और 10⁻³ बस इसका ख्याल रखना है आपने मल्टीप्लिकेशन में, कि आपने मिली को अप्रोप्रिएट जो डिजिट्स हैं उसके अंदर उसको आपने कन्वर्ट करना है। तो 6 मल्टीप्लाई विद 10⁻³ मल्टीप्लाई विद 300, the value of the potential difference is 1.8 volt. Question number 28, part B, option B. Okay, question number 29 पर आ जाएं। 29 पर देखें तो आपको 3 स्विच नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये S1 है, S2 है और S3 है। हमें 6 ओम चाहिए X और Y पर। वो उसी सूरत में पॉसिबल है अगर आप S1 और S2 को क्लोज कर दें। जब आप S1 और S2 को क्लोज करेंगे तो 3 ओम और 3 ओम पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में अगर दो सिमिलर रेजिस्टेंस हैं तो उनका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाता है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमें वैल्यू मिलेगी 1.5, ठीक है। अब वो 1.5 जो है वो 4.5 के साथ सीरीज़ में आ जाता है, ठीक है। तो आप 4.5 के साथ, क्योंकि जो S3 है वो ओपन हो गया तो उसका इफेक्ट नहीं है अब, ठीक है। S3 ओपन है, इस पाथ का कोई इफेक्ट नहीं है। ये पाथ जो है ये एक पैरेलल के अंदर देखें 4.5 ओम के साथ S3 पैरेलल में लगा हुआ है, ये सीरीज में नहीं लगा हुआ। तो अगर पैरेलल पाथ में आप S3 को ओपन कर देते हैं तो उसका 4.5 के साथ कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो करंट आ रहा है यहाँ से X से जो को करंट आएगा वो 4.5 में से गुजर जाएगा, वो S3 में से नहीं गुजरेगा। ये बात ज़हन में रखें, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो S1 और S2 क्लोज करने से 3 ओम और 3 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन लें, 1.5 है, उसको 4.5 में सीरीजली ऐड कर दें, ये यानी ये सीरीज सर्किट बन जाएगा। तो इसमें ये एडिशन हो जाएगी दो रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कर दिया है। तो RXY इज इक्वल टू 3/3/3 प्लस 4.5। जो 3 और 3 का फार्मूला है ये पैरेलल सर्किट के लिए है और प्लस किया है सीरीज़ के लिए। तो हमारे पास 6 ओम आ जाता है इस कंडीशन में। S1 क्लोज होना चाहिए, S2 क्लोज होना चाहिए और S3 ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, अब 31 में क्या है कि जो दो पैरेलल स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं और एक जो है वो सिंगल रजिस्टर है, और ये तीनों स्ट्रक्चर सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो सीरीज़ में जो सिंगल जो रेजिस्टेंस है जो ए पॉइंट है, इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। जब ये मैक्सिमम करंट फ्लो करके आगे पैरेलल स्ट्रक्चर में जाएगा तो आगे से दो रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं, एक 10 ओम का और एक 30 ओम का। 10 ओम में से चूँकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाएगा। अब वो किस रेशो कितना फ्लो करेगा, उसका रेशो ये उसको रेशो से डिफाइंड होता है कि जो उसका ऑपोजिट रजिस्टर है 30, उसको न्यूमरेटर में रख दें और सम को डिनोमिनेटर में रख दें। जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 30/40। 30/40 इज एक्चुअली 3/4। तो यहाँ पर बी में आपको 3/4 ऑफ द आई मैक्सिमम मिलेगा, यानी 75% ऑफ आई मैक्सिमम। वेयर एज अगर आप सी ऑप्शन में आएँ तो सी ऑप्शन में 10 जो है वो न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में 40 होगा, यानी 1/4 ऑफ द इनफैक्ट इज़ नॉट 1/3 ऑफ द आई मैक्स। इसको करेक्ट कर लीजिए, दिस इज़ 1/4 ऑफ द आई मैक्स, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो 30 ओम में मैंने 1/3 आई मैक्स लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट 1/3। इसको करेक्ट कर लीजिए, ये इस शुड बी 1/4। 1/4 कैसे है कि न्यूमरेटर में 10 होना चाहिए और दोनों का सम यानी 10 + 30 डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो 10/10 + 30 ये 1/4 बनता है। तो इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिए।
तो सी में से 1/4 यानी 25% ऑफ द मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब जब ये दोबारा कंबाइन होकर बाहर जाएंगे फिर ये फुल करंट बन जाएगा, और फिर ये फुल करंट जब दोबारा नेक्स्ट पहले स्ट्रक्चर में से पास करेगा 40 ओम के, तो यहाँ पे करंट डिवाइड होकर जाए, हाफ अपर 40 में से गुजरेगा, हाफ डी में से पास करेगा। तो डी में से जो है वो इनफैक्ट 50% करंट पास कर रहा है, ए में से 100% करंट पास कर रहा है, बी में जो है वो 75% करंट पास कर रहा है, और सी में ये करेक्ट कर लीजिए काइंडली, ये 1/4 है, तो सी के अंदर 25% करंट पास कर रहा है। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट जो करंट फ्लो करेगा वो 25% करंट फ्लो करेगा, एंड दैट विल फ्लो थ्रू ऑप्शन सी, थ्रू 30 ओम रजिस्टर।